So good evening everyone. This is lecture second for isomerism. Today is 22nd September. आज हम लोग इवनिंग के टाइम पे मिल रहे हैं. जो लोग क्लास में आए उन लोगों का थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास इन इवनिंग टाइम. सो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने आइसोमरिज्म का डेफिनेशन डिस्कस किया था. आई विल बी रनिंग थ्रू द डेफिनेशन अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स. सो द डेफिनेशन इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी. कम से कम एक प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंस होता है तो वैसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं. और वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है. तो इसमें हम लोग समझे कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है तो क्या उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाएगा? बिल्कुल. तो अगर दो कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस आ गया. या तो वो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस उसके ओरिएंटेशन की वजह से आया, या फिर वो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर की वजह से आया. STRUCTURE. बराबर. तो ये दीज आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच आइसोमेरिज्म कैन टेक प्लेस. देयर आर रीजंस बियॉन्ड दीज टू रीजंस जिनकी वजह से भी आइसोमेरिज्म होता है, बट उसमें हम लोगों का अभी इंटरेस्ट नहीं है. सो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टू फैक्टर्स. वन इज द स्ट्रक्चर एंड वन इज द ओरिएंटेशन. ओके. फिर प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था. प्रीवियस क्लासेस का मतलब 10th में, कुछ कुछ स्कूल्स में, कुछ कुछ बोर्ड्स में, 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन गलत नहीं है, बट ये डेफिनेशन ओवरऑल आइसोमेरिज्म का नहीं है. ये डेफिनेशन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है. ठीक है. फिर लास्ट वन पे हम लोगों ने एलोट्रोपी और आइसोमेरिज्म का भी डिफरेंस देख लिया था. आइसोमेरिज्म डिफाइन होता है कंपाउंड्स के लिए एंड एलोट्रोपी जो कंसेप्ट है, सो दिस कंसेप्ट ऑफ एलोट्रोपी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्स. राइट. सो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं उनमें से किसी को अगर इस वाले स्लाइड में डिफिकल्टी या डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं. If you have any difficulty or doubt in this slide, you can ask it to me right now. Okay, कोई doubt नहीं है. Very good. This was covered in the previous class as well. I will delete this and let's move to the next slide. So in the next slide, there is a classification. There is classification of isomerism. Isomerism का हम classification देख रहे हैं. पहला part है structural, दूसरा part है stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है. तो इसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था. अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्लास में मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा था. तो H, F, Cl और Br. इमेजिन करो कि ये एक कंपाउंड है. Br का राइटिंग थोड़ा खराब हो गया मेरा. ठीक है. सो दिस इज Br. अब अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं पोजीशनिंग में. पोजीशनिंग इन द सेंस हमने चेंजेस उसके 3D अरेंजमेंट में किया. हाइड्रोजन और क्लोरीन के प्लेसेस हमने एक्सचेंज कर दिए. ठीक है. तो उससे हुआ क्या? फिर आप बोलोगे कि सर ये जो दो चीजें हो रही है ये तो एक्चुअली आपने पोजीशन चेंज कर दी ना. आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन का पोजीशन चेंज कर दिया. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होने की वजह से उसमें एंगल 109 डिग्री का है. तो ये H, ये F, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन. तो होता क्या है, जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का पोजीशन चेंज करते हैं तो वो एक्चुअली पोजीशन नहीं चेंज हुआ, वहां पे 3D ओरिएंटेशन में चेंजेस आ गए. और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है. इसको हम आराम से अच्छे से डिस्कस करने वाले स्टीरियो आइसोमरिज्म में. दिस विल बी टॉट इन द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म. इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ओके. सो यहाँ पे हम देखें कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में 3D ओरिएंटेशन में चेंजेस आता है मॉलिक्यूल में. The changes are happening in 3D orientation and that particular molecule is having a difference in spatial arrangement. Spatial arrangement का मतलब स्पेस में वो मॉलिक्यूल कैसा रखा गया है उसके बेसिस पे स्टीरियो आइसोमरिज्म डिफाइन होता है. फिर और एक चीज अपन यहाँ पे समझे कि स्टीरियो आइसोमरिज्म, अगर कोई कोई दो मॉलिक्यूल्स है एंड वो दो मॉलिक्यूल्स स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो अगर हमें लगता भी है कि वो स्ट्रक्चरल शो करेंगे तो भी हमें स्ट्रक्चरल नहीं बोलना है, उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म ही बोलना है. सो ओनली वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू आइसोमर्स. दो आइसोमर्स के बीच में एक ही टाइप का फॉर्मेट एग्जिस्ट कर सकता है, या तो स्ट्रक्चरल या तो स्टीरियो. और अगर दोनों दिखाई दे किसी कंपाउंड में गलती से तो स्टीरियो आइसोमरिज्म कंसिडर करके चले. कंसिडर दैट द आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म. ओके.
ये जनता मुझे व्हाट्सएप पे बोल रही है लिंक प्लीज, लिंक शेयर कर दिया था ना? और इंजीनियरिंग बैच पे नहीं शेयर किया था। हर्षद कैन यू प्लीज अनम्यूट, आप बताएंगे क्या हो रहा है? Sir, I think you by mistakenly sent the link on medical group twice ओके instead of engineering group. ओके, सो आदित्य भगत ने शेयर कर दिया है शायद। थैंक यू आदित्य भगत। AK07 आदित्य, वुड यू प्लीज अनम्यूट? यस सर, मैंने ग्रुप में डाल दिया। मैंने मेडिकल बैच में से एक को पूछा था, पूछ मतलब लिया था आपने, तुमको ठीक आई है। क्या? ओके, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू Yes. फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस। एंड सो इंजीनियरिंग बैच वाले स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मुझे लग रहा था कि जनता इसलिए नहीं आई है क्योंकि इवनिंग का क्लास है, बट कोई बात नहीं। दूसरा ही स्लाइड चल रहा है। पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, तो वही वाली चीज़ जो लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी। द कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म स्टेट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ any one property. That one property can be physical property or it can be chemical property. Okay. सेकेंड पॉइंट वाज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन बचपन में देखा था, अभी हम लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन देखना है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, दो कंपाउंड्स अगर है और उसमें अगर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों दिखाई देता है तो उसका स्टीरियो आइसोमरिज्म कंसिडर करे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंसिडर ना करे। ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स में एक ही टाइप का आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, आइसोमरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो कंसेप्ट है वो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखते हैं। ये कब पढ़ाया जाता है? ये हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक वाला आइसोमरिज्म पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो एनी डिफिकल्टी इन दीज टू स्लाइड्स, पिछला स्लाइड और ये वाले स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन आइसोमरिज्म टिल नाउ। नहीं है? ओके, सो आई थिंक वी कैन मूव अहेड नाउ। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो चेन आइसोमरिज्म की बात कर लेते, तो ये सारे टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के। ये लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतने बार इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो लिस्ट है ये अपने आप लर्न हो जाएगा। तो चेन आइसोमरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है, पोजीशन, मेटामर्स, रिंग चेन और टॉटोमर्स। तो इसमें से मैं चाहता हूं कि आप लोग टॉटोमर्स और मेटामर्स पे ऐसा छोटा सा मार्क कर ले, क्योंकि उसका रीजन है ये दोनों थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा डिफरेंट होता है। मैंने बोला डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं। ये सारी चीजें बहुत इजी है, तो जो टिक मार्क वाले हैं वो इजी है और जो गोले मारे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है। याद करो लास्ट टाइम पे गोले के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। आप लोग बुकलेट सॉल्व करेंगे तो उसमें गोले रहेंगे और टिक मार्क्स रहेंगे। ओके, सो let us talk about chain isomerism. Difference due to the parent carbon length, different due to the parent carbon chain length, and there is a difference in the structure. वर्ड रूट का डिफरेंस आता है तभी उस चीज को चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ द वर्ड रूट ओनली देन इट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म। चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ के बारे में सोचे, ठीक है। तो अब ये जो पहला वाला कंपाउंड है, मैं पहला वाला कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, एन पेंटेन। तो इसका आयुपैक नेम क्या लिखेंगे अपन? इसका आयुपैक नेम लिखेंगे पेंटेन, सिंपल है। दूसरा कंपाउंड बनाते हैं आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का आयुपैक नेम क्या लिखेंगे हम लोग? आइसोपेंटेन का आयुपैक नेम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, बराबर है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो तीसरा कंपाउंड है उस तीसरे कंपाउंड का आयुपैक नेम अपन क्या लिखेंगे? सॉरी, इसका नाम लिखेंगे 2,2 डायमिथाइल 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। तो यहां पे वर्ड रूट क्या आया? पेंट आया। यहां पे वर्ड रूट क्या आया? मेथ आया। यहां पे वर्ड रूट क्या आया? प्रॉप आ गया। तो वर्ड रूट चेंज हो गया, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। दीज थ्री आर चेन आइसोमर्स ऑफ
ईच अदर। चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट अगर डिफरेंट आ जाए तो ही उसको चेन आइसोमरिज्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? चेन आइसोमरिज्म में किसी को कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज अभी पूछ लो। डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, एकदम इजी है। वर्ड रूट का डिफरेंस आ जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म। बोलिए हर्षद। सर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अपन प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, इसको डिलीट करते यस। हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने ब्लैंक इसीलिए रखा था, लास्ट टाइम पे मैं ये ब्लैंक वाला स्लाइड यूज नहीं कर पाया था। क्या हो गया ये? ठीक है, तो कंपाउंड बनाया जा रहा है। अब आप लोगों को पता करना है कि ये दो कंपाउंड्स में चेन आइसोमरिज्म है क्या। प्लीज म्यूट पे रहे सब लोग। तीन कंपाउंड दिख रहे होंगे आप लोगों को, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 एंड कंपाउंड 3। सोचो 1 और 2 में चेन आइसोमरिज्म है क्या? तो देखते हैं। 1 का वर्ड रूट क्या आया? 1 का वर्ड रूट हेक्स आया। 2 का वर्ड रूट क्या आया? 2 का वर्ड रूट पेंट आया। 3 का वर्ड रूट क्या आया? 3 का वर्ड रूट भी पेंट आया। तो 1 एंड 2 चेन आइसोमर्स, 1 एंड 3 चेन आइसोमर्स, 2 एंड 3 चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ड रूट सेम है। तो सर फिर 2 और 3 क्या हो गए? 2 में करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। 3 में करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। क्या जनता को समझ में आ रहा है कि थर्ड कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है और सेकंड कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है? तो 2 और 3 एक्चुअली क्या हो गए? 2 और 3 हो गए पोजीशन आइसोमर। हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा, लेकिन लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि अगर वर्ड रूट सेम आ जाए और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट या फिर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो हम उसको पोजीशन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। तो चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या है? चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट मस्ट बी, चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट मस्ट बी डिफरेंट। चेन आइसोमरिज्म का कंडीशन है कि वर्ड रूट जो है वो डिफरेंट रहना चाहिए। और पोजीशन आइसोमरिज्म का कंडीशन देख लो, वर्ड रूट मस्ट बी सेम एंड पोजीशन मस्ट बी डिफरेंट। यदि वर्ड रूट सेम होता है और पोजीशन अलग आ जाता है तो उसको पोजीशन आइसोमरिज्म ऐसा अपन बोलेंगे। तो इस कंपाउंड में देखें कि 2 और 3 जो बना वो क्या बना? 2 और 3 पोजीशन आइसोमर बना। 1 और 2 चेन, 1 और 3 भी चेन, लेकिन 2 और 3 पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है क्या? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस प्लीज आस्क। किसी को कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में? हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी, लेकिन इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। पीपीटी शेयर हो जाएगा आज की क्लास के बाद। दोनों रिकॉर्डिंग्स पीपीटी होपफुली मैं ग्रुप पे शेयर कर पाऊंगा, नहीं तो एटलीस्ट पीपीटी तो शेयर कर ही दूंगा, बट स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहा करो बीच बीच में। ठीक है, एंड यस वन मोर थिंग, आज रात 12 बजे से पहले प्लीज 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 ईमेल आईडीज फिल कर देना अगर अभी तक फिल नहीं किया है तो। इसके बाद पीपीटीज भी ईमेल पे ही शेयर हो जाएगी। लैपटॉप पे बनाता हूँ, लैपटॉप से ही शेयर कर दूंगा। सो प्लीज फिल इन योर ईमेल आईडीज ऑन द गूगल फॉर्म। आज 12 बजे से पहले जिन्होंने फिल नहीं किए हैं वो ईमेल आईडीज फिल कर दे। और गूगल फॉर्म पे ईमेल आईडीज फिल करने के बाद रात में आइसोमरिज्म का थोड़ा सा स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा 12 बजे के बाद, जिन लोगों के ईमेल आईडीज आ गए स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और जिन लोगों को इसके बाद भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तो प्लीज आपस में शेयर कर लिया करो। दोस्तों के व्हाट्सएप नंबर होंगे, उनको ईमेल मांग लेना, शेयर कर लेना। ठीक है, चलो इसको डिलीट करें अपन और एक एग्जांपल लेते हैं।
सो और एक एग्जांपल देखो, चेन आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में सोचे, इसके बारे में अपन सोचेंगे, ये वाला क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या है, यहाँ पे वर्ड रूट है पेंट, यहाँ पे वर्ड रूट क्या है, यहाँ पे वर्ड रूट है ब्यूट। तो वर्ड रूट डिफरेंट होने की वजह से ये दो कंपाउंड्स क्या हो गए, ये दो कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स हो गए। लेकिन इस चीज में अपन ध्यान रखें कि चेन आइसोमरिज्म के लिए, आइसोमरिज्म की कंडीशन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो मैच करना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता ही नहीं है उसमें, तो लोगों का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखें और आगे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, क्या वो दोनों अल्कोहल्स है? जी हाँ, दोनों कंपाउंड्स अल्कोहल है। लेफ्ट वाले कंपाउंड का वर्ड रूट पेंट आया, राइट वाले कंपाउंड का वर्ड रूट ब्यूट आया, तो इसलिए ये क्या हो गए, इसलिए ये चेन आइसोमर्स हो गए। सो एनी डाउट्स इन दिस? इस वाले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी? सिंपल है ये, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो अपन और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, कंपाउंड बनाएंगे अभी। इसके बारे में सोचो सर, इसमें तो वो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा ना सर, फिर इसमें जो डबल बॉन्ड है वो किस पे दिख रहा सर, 2 और 3 पे दिख रहा, लेकिन इस पे तो डबल बॉन्ड सर 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे? नहीं, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्ड रूट, ये वाले कंपाउंड का वर्ड रूट पेंट है और ये वाले कंपाउंड का वर्ड रूट ब्यूट है। तो भले ही पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन एक्चुअली देखे तो पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड ही चेंज हो गया। ये 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन किसमें? पेंट में। ये 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन किसमें? ब्यूट में। तो दो ऐसी चीजों में पोजीशन कंपेयर की जा रही है जिसमें वर्ड रूट सेम नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट जो है वो सेम सेम नहीं है, इसीलिए ये पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा और चेन आइसोमर बन जाएगा। देखने वाले को लगेगा सर उसमें देखो ना पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन पोजीशन की बात कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि ब्यूट का पहला दूसरा और पेंट का दूसरा तीसरा कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये ब्यूट है और ये पेंट है, तो इसमें पोजीशन की बात नहीं करेंगे हम लोग, हम चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, पढ़ा चेन आइसोमरिज्म रहे लेकिन एग्जांपल पोजीशन आइसोमरिज्म के दे रहे। तो उसका रीजन यहाँ पर ये है कि आइसोमरिज्म जब टॉपिक आता है तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ सीखने पड़ते हैं। मैं अगर सिर्फ चेन आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा और उसके एग्जांपल लूंगा तो उसको कंपेयर कैसे करूंगा बाकी चीजों के साथ में? तो जब पोजीशन आइसोमरिज्म आएगा तब बहुत फील गुड फैक्टर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्लास में, तो प्लीज ध्यान दे यहाँ पे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप क्लास में? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं बताना। जनता को आवाज तो जा रही है ना? यश राहटे से बात की जाए। यश, कैन यू हियर मी? यस सर। सर ये समझ में आया क्या वर्ड रूट सेम नहीं है इसमें? यस सर। ओके, थैंक यू यश। ठीक है, डिलीट। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन छोटे छोटे। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली अपन और एक कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, इनको अपन नेमिंग कर देते हैं।
कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी एंड कंपाउंड डी। ठीक है, तो अभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ए और बी में रिलेशन पता करो, बी और सी में रिलेशन पता करो, ए और डी में रिलेशन पता करो, ऐसे अलग अलग रिलेशन पता करो। तो मैं लिख देता हूँ, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ए और बी में रिलेशन, ए और सी में रिलेशन, ए और डी में रिलेशन, फिर आएगा बी सी, फिर आएगा बी डी और लास्ट में आएगा सी डी। ठीक है, तो ऐसे सबके आंसर हमें देने हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला अभी जनता ट्राई करे। वर्ड ऑफ कॉशन, जरूरी नहीं है कि ये चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल हो, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें से ही पूछेंगे। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। चलो आंसर आ गया क्या? एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, थोड़ा वेट करते हैं अपन। ठीक है, ओम आंसर देंगे, लेकिन सिर्फ ए और बी का आंसर बताएंगे आप। ओम आंसर बताइए, ए और बी का रिलेशन क्या है? सर ए एंड बी द पोजीशन आइसोमर। ओके, म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर ओम, ए और बी जो है वो पोजीशन आइसोमर है। कैसे पता चला? इसका वर्ड रूट क्या है? इसका वर्ड रूट पेंट है। इसका वर्ड रूट क्या है? इसका भी वर्ड रूट पेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे कीटोन है और यहाँ पे 3 नंबर पे कीटोन है। तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग, फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। चेंज क्या हो रहा है? डिफरेंस कहां आ रहा है? पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए ए और बी क्या हो जाएंगे? इसीलिए ए और बी पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आदित्य बताएंगे बी और सी का आंसर। सर फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, वेरी गुड आदित्य। तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सर पता नहीं क्या चल रहा है, पढ़ाते कुछ और हो, एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कुछ और लेते हो, फाइनल एग्जाम में तो कुछ और ही आ जाएगा। इसमें देखे फंक्शनल ग्रुप क्या है। सी वाले कंपाउंड में क्यों हो जाता है ये बीच बीच में, सी वाले कंपाउंड में OH दिख रहा है, बी वाले कंपाउंड में कीटोन दिख रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अब कोई बोल सकता है कि सर देखो ना, इसमें 3 नंबर पे है, इसमें 2 नंबर पे है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो पोजीशन की बात नहीं करेंगे। तो बी और सी में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये हो गया इसका आंसर, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। फंक्शनल ग्रुप जो है वो ही खुद चेंज हो गया यहां पर। तो ये आंसर आ गया बी और सी का। ए और ठीक है, यहाँ बी और सी लिखा ही नहीं था मैंने, है ना? नहीं, नीचे लिखा था। ठीक है, ए और सी का आंसर हो गया ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, अब ए और डी का आंसर बताएंगे। ए और डी का आंसर बताएंगे यश। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यश, आपको क्यों लगता है कि ए और डी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है? सर क्योंकि उन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। उन दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ए वाले कंपाउंड में आपको दिख रहा है कि कीटोन है और डी वाले कंपाउंड में दिख रहा है कि अल्कोहल है। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, जो डी वाला कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C5H12O।
और ए वाला जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C5H10O। ध्यान से देखें कि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई भी डबल बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड में नहीं है। मतलब डी में हाइड्रोजन एटम्स ए से ज्यादा होंगे, तो ए और डी को अपन नो आइसोमरिज्म ऐसा बोलेंगे। उनमें कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि they are not isomers. Why are they not isomers? Because they don't have the same molecular formula. ठीक है, यश कमेंट करेंगे। यस सर। सर यश आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चल क्या रहा है अभी? यस सर। अपन दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन तभी बता पाएंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बराबर? यस सर। ओके, वेरी गुड यश। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि बी और सी में कोई आंसर बताए। बी और सी में रिलेशन बताए। समीक्षा बताएंगी। सर उसमें कोई आइसोमर नहीं है। बी और सी में, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया आंसर, थोड़ा नहीं पूरा ही गलत हो गया। बी और सी जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। ध्यान से देखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था ना, ये वाला देखो डबल बॉन्ड जो था ना, ये क्या हो रहा है इसको, हाँ ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और उधर का एक हाइड्रोजन इधर चला गया होगा, तो कंपाउंड ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैनेज कर लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैनेज करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैनेज करने की वजह से बी और सी भी क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। ठीक है, तो समीक्षा कमेंट करेंगे एक बार, आपको समझ में आया क्या? प्लीज अनम्यूट। हाँ सर समझा। ओके वेरी गुड, म्यूट कर लो, थैंक यू। मयंक बताएंगे बी एंड डी, बॉम्बे एंड दिल्ली। मयंक बताएंगे। सर नो आइसोमेरिज्म। नो आइसोमरिज्म। अब तक ये लोगों को चमक गया होगा कि डी वाला जो है वो ये वाले क्वेश्चन में किसी के साथ आइसोमरिज्म नहीं बना रहा है, क्योंकि डी वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग आ गया। मतलब इस वाले क्वेश्चन में डी के खुद के अलग आइसोमर्स होंगे, लेकिन डी इनके साथ आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ ऐसा सोचो कि ए, बी और सी जो है वो एक ही फैमिली के मेंबर्स है। डी दूसरे फैमिली का मेंबर है, लेकिन वो उनका रिलेटिव नहीं है ना, वो फैमिली फ्रेंड्स में आ गया। ए और बी चेन आइसोमर, और बी और सी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ए और सी को भी फंक्शनल ग्रुप होना पड़ेगा। ए और बी सगे ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स। बी और सी कजिन ब्रदर्स, तो ए और सी भी कजिन हो जाएंगे। लेकिन अगर डी ए का फैमिली मेंबर नहीं है तो डी बी का भी और डी सी का भी फैमिली मेंबर नहीं होगा। ऑब्वियस बात है। ठीक है, बस ये चीज को ऑब्वियस बात है यहीं पे रोक देना। इसमें और ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर वो जो डी है वो ए का फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन बी के मम्मी के साइड से आ सकता, वो उनमें से एक कजिन है, तो वो उसके पापा के दूर का रिलेटिव हो सकता है। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा सोचते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नो आइसोमरिज्म, और एक नो आइसोमरिज्म होगा इसमें, बी और डी वाला होगा नो आइसोमरिज्म। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं और आइसोमरिज्म में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आता। इस वाले क्वेश्चन में डाउट के लिए हाथ उठाए। आदित्य कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। ठीक है, अपन आगे बढ़ते, इसको डिलीट करते। अब थोड़ा सा डेफिनेशन खेल लेते हैं अपन। तो पोजीशन आइसोमरिज्म, ये पोजीशन कैसे आ गया? अभी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए था। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अभी हम लोगों को, पहले अपन ने क्या देखा? चेन आइसोमरिज्म देखा। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कोई रीड करे इसको। तमानुत से रीड करवाते हैं। तमानुत, कैन यू अनम्यूट एंड कैन यू रीड प्लीज? Yes. हाँ पढ़िए स्टेटमेंट। Functional group isomerism. If the functional group in the molecule changes, then it is functional group isomerism.
Example, ethyl alcohol and dimethyl ether. Second, aldehyde and ketone. Try to develop example of this category with 5 carbon atoms. हाँ, To ठीक be- है, टू बी डिस्कस्ड इन क्लास राइट नाउ। तो ये अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस कर लिया था, तो इसको नया क्वेश्चन बनाएंगे अभी। इनसे बात हो तमाम, प्लीज म्यूट कर लेंगे आप। हाँ ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। ये देखो, ये है और ये है, तो ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? क्योंकि राइट साइड वाला जो कंपाउंड है ये ईथर है, ईथर ROR, और ये क्या है? ये अल्कोहल है ROH। ठीक है, so this is ROH which is alcohol and this is ROR which is ether। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन हमेशा याद रखें, नाम में आइसोमरिज्म आया तो बैक ऑफ द माइंड में समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ही हम आगे की बात करेंगे, नहीं तो वो चीजें आइसोमरिज्म ही नहीं रहेंगी। अब ये जो अल्डिहाइड और कीटोन वाला एग्जांपल है, अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं बना देता हूँ 5 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड बना देता हूँ पहले। तो देखो ये 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन गया, फिर ये 5 कार्बन वाला कीटोन बन गया, और एक 5 कार्बन वाला कीटोन बना सकते क्या अपन? बिल्कुल बना सकते। इनको नाम भी दे देते, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता करना है P और Q में रिलेशन, R और Q में रिलेशन, P और R में रिलेशन। ट्राई करें आंसर देने के लिए, हाथ उठाए। प्लीज ट्राई करो, आंसर देने के लिए हाथ उठाओ। प्रणव आंसर देंगे? P और Q का आंसर देंगे सिर्फ प्रणव। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बहुत बढ़िया प्रणव। ठीक है, रीजन तो नहीं पूछूंगा इसमें। P वाला जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, और R वाला, Q वाला कंपाउंड क्या है? Q वाला कंपाउंड कीटोन है। तो P और Q का आंसर हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, R और Q का एक आंसर देंगे, R और Q का आंसर देंगे। शांतनु प्लीज आंसर। R और Q पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड शांतनु, करेक्ट आंसर। R और Q क्या है? R और Q पोजीशन आइसोमर है। क्यों पोजीशन आइसोमर है? क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है उसमें, और R और Q में पोजीशनिंग का डिफरेंस हो गया। कंपाउंड Q इज पेंटेन-2-ओन। कंपाउंड Q क्या है? पेंटेन-2-ओन है, और कंपाउंड R क्या है? पेंटेन-3-ओन है। हो गया। अब P और R बताए। P और R आदित्य दे देंगे आंसर। आदित्य। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आदित्य ने बताया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आदित्य। म्यूट कर लो। तो P और R भी क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो इसमें मैं एक चीज अभी बता देता हूं आप लोगों को। लोगों को क्या लगता है? ये देखो, पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे, तो लोग क्या करते हैं? इसको पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि पहले पोजीशन पे आने की वजह से वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो हम आम जनता में से नहीं है, हम मेंटोस जनता के वाले लोग हैं। तो हम याद रखेंगे कि 1 नंबर पे कीटोन अगर है तो उसको अल्डिहाइड बोलते हैं। 1 नंबर पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको अल्डिहाइड बोलते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, भले ही नोमेनक्लेचर में उनका प्रीफिक्स सेम बताया गया है। जिन लोगों ने प्रायोरिटी टेबल अच्छे से पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस रिवाइज किए होंगे, उन लोगों को समझ में आया होगा कि
कीटोन और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स सेम रहता है, फॉर्मिल या ऑक्सो, कुछ तो भी ऐसा स्टडी किया होगा। तो याद रखे कि कीटोन और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। अपन आगे बढ़े। अभी इसमें किसी को कोई डाउट, स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंटेंट ऑन द स्क्रीन? शांतनु प्लीज आस्क। तो इसमें वो आप वो सगा भाई कजिन वाली मेथोडोलॉजी लगा के बताओगे, मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, मतलब पी और क्यू सगे भाई होंगे, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, वो मतलब पी और बता क्यू फंक्शनल बता देते। पी और क्यू, पी और क्यू जो है वो कजिन है अभी यहाँ पे, क्यू और आर सगे भाई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही सोचना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कंफ्यूजन होता है तो टाइम से पूछ लेना। इसमें क्यू और आर को सगे भाई कंसीडर करो। ठीक है, तो जो क्यू का पी कजिन है वही आर का पी कजिन हो जाएगा, तो वो लॉजिक बराबर बैठेगा। शांतनु अनम्यूट करेंगे, कमेंट करेंगे। किधर गए शांतनु? हाँ सर समझा। ओके, थैंक यू शांतनु। चलो अपन अभी प्रैक्टिस करते हैं, इसको करते हैं डिलीट, अगले स्क्रीन पे जाते हैं जहाँ मैंने ब्लैंक स्लाइड रखी थी, ताकि मैं क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं। क्या हो रहा है यार, हे भगवान। हाँ, तो अभी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं इसको ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज टू कंपाउंड्स। ये क्या है, कौन सा आइसोमरिज्म है, पता करें, सोच के सॉल्व करें। आदित्य आंसर। सर नो आइसोमरिज्म। नो आइसोमरिज्म, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। ऊपर के कंपाउंड में दो कार्बन एटम है, सॉरी, ऊपर के कंपाउंड में दो ऑक्सीजन एटम है, नीचे के कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ये जो अभी जो स्क्रीन पे कंपाउंड दिख रहे हैं ये आइसोमर्स नहीं है। द टू कंपाउंड्स which are present on the screen are not isomers right now. अब ट्राई करो। प्लीज अभी ट्राई करें। हेलो, आंसर्स। चलिए ओम आंसर बताइए। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर नहीं ओम, गलत हो गया। ये एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का। ओम म्यूट कर लो, देखो कैसा है। नहीं सर, इसमें ओ को एडजस्ट कर दिया ना एक जगह पे। एडजस्ट किया तो इसलिए तो फंक्शनल ग्रुप है। ऊपर वाले कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर। और नीचे वाले कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? दो दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कीटोन भी दिख रहा है और अल्कोहल भी दिख रहा है। मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं? हेलो, किधर गए ओम? ओम अनम्यूट। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके, वेरी गुड। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट? इसका आंसर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आंसर इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। ऊपर के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है,
यदि नीचे के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता तो सोचते कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नीचे के कंपाउंड में तो कीटोन दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक हर्ष कुलकर्णी का कोई डाउट था, लेकिन मैंने जो बोला उससे समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार अनम्यूट कर लो हर्ष। नहीं सर, वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अपन आगे और प्रैक्टिस करें इसमें। अभी थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये सही है, ये हटाया जाए पूरा। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको आप लोगों को ये येलो ऑरेंज कलर के कंपाउंड से कंपेयर करने का है, और कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म है ये पता करना है। प्लीज ट्राई। समीक्षा आंसर बताएंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया, गलत जवाब। समीक्षा थोड़ा सोचो इस पे, ठीक है। तलहा आंसर बताएंगे। सर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान दे इसमें, इसमें क्या है, पेंटानोइक एसिड है, इसमें पेंटानोइक एसिड है, इसमें क्या है, इसमें ब्यूटानोइक एसिड है। देखने वाले को क्या लगता है कि COH का पोजीशन चेंज हो गया, देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसमें पहले नंबर पे COH, इसमें दूसरे नंबर पे COH, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां फंक्शनल ग्रुप वहीं से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगी। तो क्योंकि ये दो कंपाउंड्स में वर्ड रूट का डिफरेंस है, डिफरेंस पूरा नहीं लिखूंगा मैं, वर्ड रूट का डिफरेंस है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, इसीलिए ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें डाउट्स है तो प्लीज पूछे, एनी डाउट्स इन दिस। अच्छा एक चीज ऑनेस्टली बताओ, तो पहले आदित्य का डाउट, हाँ ठीक है, एक चीज ऑनेस्टली बताओ कि कितने लोगों का, हाथ उठा के बताना, कितने लोगों का अरे यार ऐसा वाला मोमेंट आया था कि अरे यार, मतलब आंसर बताने के बाद समझ में आया कि क्या गलती हो रही थी। ऑनेस्टली बताओ प्लीज। ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप कि अब टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और टॉपिक समझ में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मजा आ रहा होगा। समझ के क्या ही कर लेंगे, अगर टॉपिक समझ में आएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर टॉपिक में मजा आता है तो शायद 6 महीने बाद पढ़ाई करने की इच्छा हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक में मजा आना इनिशियल लेक्चर्स में ज्यादा जरूरी है। आइसोमरिज्म के दूसरा ही लेक्चर चल रहा है, इनफैक्ट 1.5 लेक्चर चल रहा है। तो अभी सिर्फ ये ध्यान में रखो कि टॉपिक को एंजॉय कैसे करना है, समझ में आना 4-5 लेक्चर्स के बाद शुरू होगा। इस कंपाउंड में ये वाले एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डिफिकल्टीज इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, आई मीन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बिकॉज देयर आर 2 कंपाउंड्स। पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। और एग्जांपल ले इसके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसके और थोड़े एग्जांपल्स लो, तो इसके लिए आज वर्कशीट शेयर कर देंगे, आप लोग घर पे शांति से बैठ के वो वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं, और उसके क्वेश्चंस अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको ट्राई करें। ओके, प्लीज ट्राई। होल्ड ऑन। यार ये खुद से लिखना कब बंद कर? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शांति से इसको सॉल्व करें, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा। तो चारों कंपाउंड्स में आपस में रिलेशन बताना है आप लोगों को। तो मैं क्वेश्चन, यार ये क्यों लिखता है खुद से, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 1 और 2 में रिलेशन, 2 और 3 में रिलेशन, 3 और 4 में रिलेशन, यार ये गलत हो गया, वो ही बेटर रहता है। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 आंसर्स। सारे आंसर आ जाएंगे तो ही हाथ उठाना। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ऑल द आंसर्स। पूछूंगा एक ही, लेकिन सारे आंसर आ गए तो ही हाथ उठाओ। Raise your hands if you have answered to all the questions. चलो लेट्स डिस्कस 1 और 2 में रिलेशन। हर्षद बताएंगे 1 और 2 में रिलेशन। चेन आइसोमेरिज्म। नहीं, गलत हो गया। हर्षद आपको क्यों लगा चेन आइसोमेरिज्म? तो कार्बन के नंबर्स देखो ना एक बार। हाँ लेकिन फर्स्ट में हेक्स और तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो देखो, नीचे वाले कंपाउंड में टोटल 5 ही कार्बन है। सेकंड कंपाउंड हैज गॉट 5 कार्बन एटम्स, फर्स्ट कंपाउंड हैज गॉट 6 कार्बन एटम्स, व्हिच मींस देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझा हर्षद? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 और 2 में अपन आंसर लिखेंगे नो आइसोमरिज्म। सिंपल ऐसा नो आई लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 और 3 सोचो। तो 1 और 3 का आंसर बताएंगे, साहिल बताएंगे 1 और 3 का आंसर। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्यों लग रहा है साहिल आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा? सर वो ऑक्सीजन की पोजीशन। पोजीशन हाँ बराबर, अगर ऑक्सीजन की पोजीशन जो है वो मतलब वो one वाले नंबर- साइड में रही तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। अगर ऑक्सीजन की पोजीशन बीच में रही कंपाउंड में तो वो कीटोन है, और ऑक्सीजन की पोजीशन ऐसे कॉर्नर में रही तो वो एल्डिहाइड है। तो इसलिए 1 और 3 को अपन क्या बोलेंगे? पहले लिखना तो छोड़े खुद से। हाँ, 1 और 3 का आंसर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। साहिल ने करेक्ट आंसर दिया। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ओके, सो 1 एंड 4। अभी 1 और 4 देखते हैं। ईशा आंसर बताएंगे 1 और 4 का। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्यों लगता है ईशा आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा?
सर बिकॉज सर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ ना. फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, बहुत बढ़िया। फोर्थ वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कि अल्डिहाइड. वेरी गुड। और फर्स्ट वाले में कीटोन है, ठीक है। या. ओके, थैंक यू ईशा, करेक्ट आंसर। फोर्थ वाले का आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। 2 और 3 के बारे में सोचो, 2 और 3 के बारे में सोचो। आदित्य, 2 एंड 3 का आंसर। सर नो आइसोमरिज्म. नो आइसोमरिज्म, वेरी गुड। तो अब तक लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो इनके फैमिली का है ही नहीं, क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो सेकंड वाले के साथ किसी की बनती नहीं है, किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं है। तो 2 और 3 हो गया नो आइसोमरिज्म, ठीक है। आई थिंक तो बाकी के भी लोग सॉल्व कर लेंगे। हर्ष कुलकर्णी आंसर बताएंगे 2 और 4 का? सर नो आइसोमरिज्म एंड लास्ट का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. अच्छा, लास्ट भी बता दिया सॉरी आपने। सॉरी. नो प्रॉब्लम, चलेगा। ये नो आइसोमरिज्म, ये तो मतलब पूछना ही नहीं था मेरे को। 3 और 4 वाला क्या है? 3 और 4 वाला नहीं, अब 3 और 4 वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं है। 3 और 4 वाला पोजीशन आइसोमरिज्म है, क्योंकि देखो 3 वाले में भी एल्डिहाइड और 4 वाले में भी एल्डिहाइड, 3 वाले में भी अमाइन और 4 वाले में भी अमाइन, लेकिन 4 वाले में अमाइन सेकंड नंबर पे, सॉरी सेकंड नहीं, कौन सा नंबर है वो? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे। Third. और थर्ड वाले में थर्ड नंबर पे, बराबर है? तुमसे हाँ. बात हो रही थी अभी, हर्ष, राइट? यस सर. ठीक है, म्यूट कर लो। तो आई होप जनता को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, मतलब आप लोग भी ले लो, मैंने भी ले लिया, मैं पता नहीं कभी शेयर करूंगा। चलो भाई, इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठाओ। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रणव इंगड़े, प्लीज आस्क। सर 1 और 3 में वो अमाइन की पोजीशन भी चेंज हो रही है ना? हाँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देना, याद करो नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप को वैसा ज्यादा प्रायोरिटी देते थे नॉमेनक्लेचर में, तो वैसा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना। याद करो पहले स्लाइड में मैंने दूसरे स्लाइड में बताया था, अगर किसी कंपाउंड में 2 टाइप का आइसोमरिज्म दिखाई देता है तो उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अमाइन का तो सिर्फ पोजिशन चेंज हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा चेंज हो गया, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रणव? ओके, ठीक है, पता नहीं म्यूट हो गए, कोई बात नहीं। सो आई होप जनता को जो चीज समझ में आ रही है कि अगर 2 कंपाउंड, अब जैसे 1 और 3 फंक्शनल ग्रुप में भी चेंजेस आ रहा है, लेकिन अमाइन के पोजीशन में भी चेंजेस आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के चेंजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है? एनी अदर डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन? इस वाले क्वेश्चन में और कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। एक लास्ट क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करेंगे छोटा सा, एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास। प्लीज छोड़ के मत जाओ। ओके, प्लीज ट्राई। पी क्यू आर, पी और क्यू में रिलेशन, क्यू और आर में रिलेशन, और पी और आर में रिलेशन। तीनों के आंसर आ जाए तो हाथ उठा के बताए। ये NH2, ये समझ में आता है ना लोगों को कि NH2 लिखा है? हाँ, सिर्फ वो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है इसलिए उल्टा लिख दिया, ऐसा उल्टा करके लिख दिया, बट एक्चुअली दिस इज NH2। प्लीज ट्राई। P and Q, Q and R, and P and R.
मयंक, पी एंड क्यू का रिलेशन, यस सर, पोजीशन आइसोमर। पी एंड क्यू पोजीशन आइसोमर। मयंक फिर क्यू और आर क्या हो जाएंगे? तो दोनों सेम ही है। हाँ, वेरी गुड। तो क्यू और आर का आपका आंसर करेक्ट आया, पहले वाले का थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं उस चीज को। म्यूट कर लो मयंक। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। क्यू एंड आर सेम कंपाउंड्स, तो सेम कंपाउंड के लिए आइसोमरिज्म नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी होने के लिए कंपाउंड अलग होना चाहिए। तो क्यू और आर सेम है। अब पी और क्यू को देखें। पी और क्यू को अगर अपन ध्यान से देखें तो देख के समझ में आएगा कि NH2 का पोजीशन चेंज हो रहा है। शायद इसीलिए मयंक ने आंसर दिया पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर NH2 पहले पोजीशन पे चला गया, मतलब CO के पोजीशन पे चला गया, तो अब ये चीज सिर्फ CO और NH2 वाला कंपाउंड नहीं बन गया है, ये तो अमाइड बन चुका है। इसीलिए पी और क्यू का आंसर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मयंक अनम्यूट करेंगे। यस सर। समझ में आया सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्यों होगा? NH2 दूसरे नंबर तक आता तो पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते, लेकिन अगर NH2 पहले नंबर पे आ गया, कार्बोनिल ग्रुप के साथ आ गया, तो अब तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है, बराबर? यस सर। तो समझ में आया सर आपको ये? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब पी और आर का आंसर बताएंगे, तलहा बताएंगे पी और आर का आंसर। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वेरी गुड। अब क्यू और आर अगर सेम है तो क्यू के लिए जो रिलेशन है वही पी के लिए रिलेशन हो जाएगा। तो पी और आर का आंसर अपन लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? ईशा प्लीज आस्क। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो यहाँ पे नहीं समझा सर, पी एंड क्यू का। पी एंड क्यू में नहीं समझा। ईशा आप मुझे बताएं कि पी वाले कंपाउंड में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको? एक अल्डिहाइड दिखा सर की यस। हाँ, कीटोन नहीं है वो अल्डिहाइड है। एक अल्डिहाइड है और NH2 मतलब अमाइन अलग से रखा है। तो अल्डिहाइड और अमाइन ऐसा ये वाला कंपाउंड एक बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सॉरी बायवैलेंट नहीं, बाय फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। बाय फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का मतलब जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है ईशा? यस सर। सेकेंड वाला जो कंपाउंड है क्यू कंपाउंड, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो अमाइड है। तो NH2 देखो, P वाले कंपाउंड में NH2 थर्ड नंबर पे है। वो NH2 2 पे रखो, 3 पे रखो, 4 पे रखो, 5 पे रखो, कहीं भी रखो, बनेगा पोजीशन आइसोमर। लेकिन वो वाले NH2 को अगर अपन 1 नंबर पे रख देंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देगा। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। समझ में आया ईशा? यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो आज के लिए सफिशिएंट है। अभी हम और किसी को कोई डाउट है कि इसमें? नहीं है? ठीक है, गुड। आज के लिए सफिशिएंट है। वी विल स्टॉप द क्लास नाउ। अनाउंसमेंट सुन लो पहले। पहली चीज, रात में 12 बजे तक ईमेल आईडी सबमिट कर दो। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो रात के 12 बजे के बाद कुछ स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। वो स्टडी मटेरियल आप लोगों को एक्सेस करना है। उसमें कुछ नोट्स भी रहेंगी। ओपी टंडन वाली किताब में थोड़ा सा थ्योरी है, वो आप रीड कर सकते हैं। ओपी टंडन वाली किताब से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बेसिक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अभी से कर सकते हैं। इसी के साथ नोमेनक्लेचर का डीपीपी सब लोगों को मिल गया होगा। अब तक नहीं भी मिला है तो आपस में शेयर कर लो, कोऑर्डिनेट कर लो एक दूसरे के साथ में, और नोमेनक्लेचर का डीपीपी सॉल्व कर लेना। हम उसको भी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरी तरफ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे पोस्ट करके लिंक शेयर करूंगा। एंड अब से पीपीटी फाइल्स शेयर होंगी, बट पीपीटी फाइल्स विल बी शेयर्ड ऑन ईमेल। सो प्लीज एंश्योर कि आप लोग ईमेल चेक करते रहे और ईमेल शेयर किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पीपीटी शेयर करनी है और वीडियो रिकॉर्डिंग्स शेयर करनी है।
और स्टडी मटेरियल शेयर करना है रात 12 बजे के बाद। तो कल शेयर करेंगे या रात में शेयर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, एक तो पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली, दूसरा ईमेल आईडीज फिल करने हैं अगर अभी तक नहीं फिल किए हैं तो, और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा ओपी टंडन वाली किताब, उसमें से थ्योरी रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर का डीबीपीज मिल चुका है, एमएस चौहान का किताब भी मिल गया है और ओपी टंडन भी मिल गया है। तो उसमें से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें प्लीज। तलहा बताइए क्या हेल्प करें आपकी। सर कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है क्या? नहीं, तो कल का एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे हम। हाँ, शायद कुछ इंजीनियरिंग वाले बाद में ज्वाइन हुए थे। कल पेस के लेक्चर्स है ऐसा मुझे पता चला है, तो पेस के लेक्चर्स, फिर लोकल लेक्चर्स, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे, डेटा वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है, आप लोग थक भी जाओगे। तो कल हम लोगों का एक ही क्लास होगा 3 PM to 4 PM रेगुलर टाइम पे, और जो 9 PM to 10 PM वाला क्लास हमने वेडनेसडे के लिए शेड्यूल किया था, दैट विल बी टेकन ऑन थर्सडे, एंड थर्सडे का टाइम मैं कल बता दूंगा। ओके तला? ओके सर। ओके, सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर कि कल एक ही क्लास है और परसों भी एक ही क्लास है, परसों एक्स्ट्रा क्लास है। हर्षद प्लीज आस्क, एंड यस जनता जा रही है तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बात ही तो कर रहा हूँ आपसे।